हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने इक्विटी इन्वेस्टमेंट की मेजरमेंट के हवाले से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। रीड करते हैं, सॉल्व करते हैं सवाल को। कहता है एन एंटिटी परचेजेस 10,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी which is quoted at rupees 198 rupees 200 and pay commission totaling rupees 3 per share. At the entity's first subsequent year end, the market quotes such shares at rupees 218 rupees 220 and it would cost rupees 6 per share to dispose of it. कहता है कंपनी ने किसी और कंपनी के 10,000 शेयर्स बाय किए और जिस कंपनी के हमने 10,000 शेयर्स बाय किए ना, उसकी मार्केट कोटेशन थी 198-200 और हमने इन शेयर्स को बाय करने के लिए 3 रुपए पर शेयर का कमीशन भी दिया है। फिर कहता है पहले साल के आखिर में इन शेयर्स की मार्केट कोटेशन यानी कि मार्केट प्राइस हो गई 218-220 और इनको बेचने के लिए हमें 6 रुपए का खर्चा यानी कि 6 रुपए का कमीशन देना पड़ेगा। कहता है जनरलाइज द अबव इफ इट इज क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। अब देखिए बाजार तो ये सवाल सिंपल सा है कि हमने शेयर्स परचेज की और पहले साल के आखिर में रिवैल्यू करना है और दोनों मॉडल्स के तहत हमने इसको अकाउंट फॉर करना है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। लेकिन इस सवाल में खास चीज क्या है कि आपके पास जो मार्केट प्राइस दी हुई है ना, वो कोई एक प्राइस नहीं दी हुई। हमें 198-200 या 218-220 दिया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप कभी किसी मनी एक्सचेंज में गए हो, आप कभी डॉलर वगैरह बाय करने के लिए या डॉलर सेल करने के लिए कभी किसी मनी एक्सचेंज में जाओ, तो मनी एक्सचेंज में आपने हमेशा देखा होगा कि जितनी भी फॉरेन करेंसीज के रेट आ रहे होते हैं ना, उनके दो रेट्स आ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी मनी एक्सचेंज में जाते हो तो वहां पे आपको यूएसडी का रेट नजर आता है, लेट्स से 320-322। अभी 320-322 का क्या मतलब है? सर 320-322 का मतलब है कि इसमें से एक बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है। इसमें से एक बाइंग रेट है और एक सेलिंग रेट है। इस बाइंग और सेलिंग रेट का जो नाम दिया जाता है ना, ये हमेशा ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। बाइंग और सेलिंग रेट का जो नाम दिया जाता है ना, वो हमेशा ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है, कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं, कि ब्रोकर किस प्राइस पे करेंसी या शेयर्स बाय करेगा या सेल करेगा। अच्छा, अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करें? आप इसको यूं समझें कि जब भी आप कोई चीज खरीदने जाओगे या जब भी आप कोई चीज बेचने जाओगे ना, हमेशा आपका नुकसान होगा। क्या मतलब सर? देखिए जब आप कोई चीज खरीदने जाओगे ना, तो वो आपको चीज महंगी मिलेगी और जब आप कोई चीज बेचने जाओगे ना, तो आप वो चीज सस्ते में बेच कर आओगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं डॉलर्स बाय करने के लिए जाता हूं ना, अगर मैं डॉलर्स बाय करने के लिए जाता हूं और मनी एक्सचेंज पे प्राइस दिख रही है 320-322, तो जब मैं बाय करने के लिए जाऊंगा तो मुझे महंगी मिलेगी, यानी कि मैं बाय कितने पे करूंगा? 322 पे। अब अगर मैं 322 पे डॉलर बाय कर रहा हूं तो वो ब्रोकर मुझे डॉलर सेल कर रहा है, तो ये कहलाया जाएगा सेलिंग रेट। बाइंग रेट और सेलिंग रेट का जो नाम दिया जाता है ना, वो कस्टमर के पर्सपेक्टिव से नहीं, ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपका हमेशा नुकसान होगा। आप खरीदने जाओगे महंगा खरीदोगे, बेचने जाओगे सस्ता बेचोगे। मैं डॉलर खरीदने गया तो बोर्ड पे लिखा हुआ था 320-322, मैं महंगा खरीद के आऊंगा 322 का। अब मैं 322 का खरीद रहा हूं तो ब्रोकर मुझे सेल कर रहा है, तो ये कहलाया जाता है सेलिंग रेट। अच्छा, कल को मुझे डॉलर बेचना है। अब मैं डॉलर बेचने के लिए जाता हूं तो अगेन बोर्ड पे दो रेट नजर आ रहे हैं, 320-322। तो अब मैं बेचने जा रहा हूं तो मेरा नुकसान होगा, यानी मैं सस्ते में बेच कर आऊंगा। मैं कितने का बेच कर आऊंगा? 320 रुपए का। अब मैं अगर 320 का बेच रहा हूं तो ब्रोकर खरीद रहा है, तो ये रेट कहलाया जाएगा ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से बाइंग रेट। तो बाइंग रेट और सेलिंग रेट का जो नाम दिया जाता है वो ब्रोकर के नाम से ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से दिया जाता है। आप किस प्राइस पे बाय करोगे, आप किस प्राइस पे सेल करोगे, इसको याद रखने का आसान सा तरीका ये है कि हमेशा आपका नुकसान होगा। खरीदने जाओगे तो महंगा खरीदोगे, बेचने जाओगे तो सस्ता बेचोगे। यानी कि अगर आपके पास 320-322 दिख रहा है, इसका मतलब अगर मैं खरीदने जाऊंगा तो हमारे लिए कॉस्ट होगी 322 और अगर मैं बेचने जाऊंगा तो हमारे लिए फेयर वैल्यू या सेलिंग प्राइस होगी 320। तो हम खरीदेंगे महंगी वाली प्राइस पे और ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लेकर आएंगे सस्ती वाली प्राइस पे। तो इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे शेयर्स परचेज किए 198-200, यानी मैंने जब खरीदे होंगे तो मैंने महंगे खरीदे होंगे, तो मेरे लिए ये 200 का नंबर रेलेवेंट है, ये मेरी परचेज कॉस्ट होगी। और जब मैं सेल करने जाऊंगा पहले साल के आखिर में फेयर वैल्यू देखूंगा, तो पहले साल के आखिर में मेरे लिए फेयर वैल्यू कौन सी रेलेवेंट है? 218, क्योंकि मैं 218 पे इसको बेच सकता हूं। इनका एवरेज मत लीजिएगा, एक बाइंग रेट सेलिंग रेट है ब्रोकर के परस्पेक्टिव से। आपके लिए महंगी वाली प्राइस आपकी कॉस्ट है, सस्ती वाली प्राइस आपके लिए सेलिंग प्राइस या फेयर वैल्यू है। अब हम इस ट्रांजेक्शन को अकाउंट फॉर करते हैं। सबसे पहले हमने इस इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल और ओसीआई दोनों तरह से अकाउंट फॉर करना है।
देखिए सबसे पहले हमने 10,000 शेयर्स बाय किए, 200 की प्राइस पे बाय किए और 3 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनकर की। अब अगर मैं इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में रखूं तो हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट और कैश क्रेडिट। सर 10,000 शेयर्स बाय किए आपने 200 की कॉस्ट पे, तो 2 लाख रुपए आपके पास कॉस्ट आ जाएगी, सॉरी 2 मिलियन आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, कैश क्रेडिट। अच्छा, हमने इस इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए 3 रुपए पर शेयर की ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर की है। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में हमारी ट्रांजेक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट हो जाती है, तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पीएनएल में एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने से? 10,000 शेयर्स बाय किए और हर शेयर पे 3 रुपए की ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो ये आ जाएगा 30,000। 30,000 से ट्रांजेक्शन कॉस्ट डेबिट, कैश क्रेडिट। फिर पहले साल के आखिर में आपके पास मार्केट कोटेशन हो गई 218-220। हमारे लिए फेयर वैल्यू क्या होगी? 218। अब इन्होंने कहा कि बेचते वक्त आपकी 6 रुपए की डिस्पोजल कॉस्ट लगेगी। याद रखिएगा फेयर वैल्यू मॉडल में हमने इन्वेस्टमेंट्स को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे लाना है, ना कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे। तो हम कॉस्ट टू सेल को कंसिडर नहीं करेंगे जब तक हम उसे एक्चुअली बेच ना दे। हम ईयर एंड पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सिंपली फेयर वैल्यू पे लेकर आ जाएंगे। और फेयर वैल्यू कितनी हमारे लिए? 218। अब 200 पे शेयर रिकॉर्डेड है और 18 रुपए इसकी फेयर वैल्यू में इंक्रीज आया है, तो हमारे पास ईयर एंड पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा। हर शेयर पे हमें 18 रुपए का फायदा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1,80,000। 1,80,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन पीएनएल में क्रेडिट। अच्छा, इन्हीं शेयर्स को अगर हमने फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में रखा होता, तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई मॉडल में जब हम इसको इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं तो इनिशियली हम इसे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि हमारी एंट्री बनती इक्विटी इन्वेस्टमेंट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई डेबिट और कैश क्रेडिट। किस अमाउंट से? सर इन दोनों अमाउंट्स के टोटल से। 2 मिलियन का बाय किया, 3,000 की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, तो ये आ जाएगा 2030,000 और 2030,000, 20,30,000। फिर पहले साल के आखिर में शेयर्स की वैल्यू 200 से बढ़कर 218 हो गई। अब ईयर एंड पे आप जब फेयर वैल्यू का गेन रिकॉर्ड करोगे तो 18 रुपए का गेन नहीं, आप गेन कैसे रिकॉर्ड करोगे? 10,000 शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू ईयर एंड पे 218 हो गई है और आपके पास ये रिकॉर्डेड है 20,30,000 में, तो आपके पास अब की बार जो फेयर वैल्यू का गेन आएगा वो आएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट्स डेबिट और फेयर वैल्यू का गेन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्रेडिट। सिंपल। तो यहां तक हमारे सवाल कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।